नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 4, व्यवहार के जैवीय आधार। दोस्तों, इस चौथे चैप्टर का यह चौथा एवं अंतिम वीडियो है जिसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करेंगे। हमारे व्यवहार और विकास में स्नायु और चेतातंत्र जितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका अंतःस्रावी ग्रंथियों की भी है। तो कैसी है ये ग्रंथियां और क्या कार्य करती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हाइपोथैलेमस के संयोजन से कार्य करती है और ये नलिका विहीन ग्रंथियों की बनी हुई होती है। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई नलिका नहीं होती, नलिका विहीन ग्रंथियों से वह बनी होती है। इन ग्रंथियों में से रासायनिक द्रव्य झरते रहते हैं जिन्हें हम रसस्राव कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हार्मोन्स कहा जाता है। यह जो रसस्राव है वह सीधे हमारे रक्त में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वृद्धि और विकास सही तरह से हो पाता है। हमारे पूरे शरीर में इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसस्राव का संयुक्त प्रभाव होता है। यह प्रभाव चयापचय की क्रिया हो, उत्सेचकों के कार्य, अन्य रसायन तथा चेतातंत्र, इन सारे शरीर के विविध अंगों एवं विभागों पर पड़ता है और इसी वजह से किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, वृद्धि तथा मानसिक विकास पर इन अंतःस्रावी ग्रंथियों का विशेष प्रभाव होता है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव उचित मात्रा में हो तो वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया सही तरह से आगे बढ़ती है, और अगर ये स्राव बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वृद्धि और विकास पर बड़ा गहरा प्रभाव डालती है, जो किसी न किसी प्रकार से समस्या उत्पन्न करती है। हमारे शरीर में 5 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं: मस्तिष्क ग्रंथि, कंठ ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, स्वादुपिंड एवं जातीय ग्रंथि। ये 5 ग्रंथियां हमारे शरीर में स्थित है, जिनमें से झरने वाले स्राव हमारे वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। हम क्रमशः इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यह ग्रंथि कहाँ है हमारे शरीर में? तो जैसे उसका नाम है मस्तिष्क ग्रंथि, उसी प्रकार वह मस्तिष्क के अंदर के भाग में स्थित है। इस ग्रंथि का कद सेम के बीज जितना होता है, यानी कि कद के रूप में देखें तो बहुत छोटे कद की यह ग्रंथि है, किंतु इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इस ग्रंथि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। मस्तिष्क ग्रंथि से निकलने वाले स्राव शरीर की अन्य ग्रंथियों को भी सक्रिय बनाते हैं, यानी कि यह ग्रंथि अच्छी तरह से काम करती हो तो दूसरी ग्रंथियों का काम भी अच्छे से होगा, और इसीलिए इस ग्रंथि को सर्वोपरि ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। यानी कि सारी ग्रंथियों को प्रभावित करने वाली यह सर्वोपरि ग्रंथि है और इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मस्तिष्क ग्रंथि के भी 2 भाग है। पहला है अग्र मस्तिष्क ग्रंथि और दूसरा है पश्चिम मस्तिष्क ग्रंथि। तो जो अग्र मस्तिष्क ग्रंथि होती है वह चयापचय की क्रिया, वृद्धि, ऊंचाई, लैंगिक विकास, प्रजनन की क्रिया तथा चेतातंत्र को प्रभावित करती है। यानी कि अग्र मस्तिष्क ग्रंथि के माध्यम से हमारी वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ती है और लैंगिक विकास भी होता है। यही नहीं, हमारी जो प्रजनन क्रिया एवं चेतातंत्र है उसको भी यह ग्रंथि प्रभावित करती है। अग्र मस्तिष्क ग्रंथि में से बहुत सारे रसस्राव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि थायरोट्रोफिक स्राव, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक स्राव, लैक्टोजेनिक स्राव, ल्यूटिनाइजिंग स्राव। इसमें जो थायरोट्रोफिक स्राव है वह हमारी कंठ ग्रंथि को उद्दीप्त करता है, यानी कि यह स्राव अगर उत्पन्न न हो तो कंठ ग्रंथि भी उद्दीप्त नहीं होती, वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक स्राव जो है वह एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीप्त करता है,
यानी कि यह स्राव उत्पन्न न हो तो हमारी एड्रिनल ग्रंथि भी सक्रिय नहीं हो सकती है। लैक्टोजेनिक स्राव जो है वह स्तन और दूध ग्रंथियों के स्राव को सहायता करता है। ल्यूटिनाइजिंग स्राव जो है वह स्त्री और पुरुष के जातीय लक्षणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यानी कि यह स्राव ही तय करता है पुरुष के और स्त्रियों के जातीय लक्षणों को। यही वह स्राव है जो जातीय लक्षणों को पुख्तता तक टिकाए रखता है। वृद्धि स्राव शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। यह बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था तक के विकास पर नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क ग्रंथि का दूसरा भाग है पश्च मस्तिष्क ग्रंथि। पश्च मस्तिष्क ग्रंथि में से ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन तथा एंटीड्यूरेटिक नामक स्राव झरते हैं। ऑक्सीटोसिन स्राव गर्भाशय के स्नायुओं को तथा स्तन की ग्रंथियों को उद्दीप्त करता है। वेसोप्रेसिन स्राव जो है वह रक्त के दबाव को बढ़ाता है। पिट्यूटरीन स्राव के प्रभाव से रक्त का दबाव तथा यूरिन का प्रमाण बढ़ता है, यानी कि पिट्यूटरीन स्राव जो है वह रक्त के दबाव को और यूरिन के प्रमाण को बढ़ाता है और इसीलिए गर्भावस्था के अंतिम समय में मंद संकुचनों के परिणाम स्वरूप प्रसव में जब विलंब हो तब इस स्राव का इंजेक्शन दिया जाता है। पश्चिम मस्तिष्क ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला एंटीड्यूरेटिक स्राव जो है वह यूरिन की स्थिति और प्रमाण का नियंत्रण करता है। अगर ये स्राव उत्पन्न न हो तो यूरिन का प्रमाण 10 गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार मस्तिष्क ग्रंथि में से निकलने वाले जो रसस्राव है वह अन्य ग्रंथियों को उद्दीप्त करने में तो सहायक है ही, किंतु शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए भी उसका उचित तरीके से काम करना आवश्यक है। दूसरी ग्रंथि है कंठ ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। उसका हमारे शरीर में स्थान कहाँ है? तो कंठ ग्रंथि गले के नीचे के भाग में आगे की तरफ स्थित है, यानी कि वह हमारे गले के नीचे के भाग में है और उसका आकार तितली जैसा होता है। इस ग्रंथि में से थायरोक्सिन नामक स्राव झरता है। थायरोक्सिन क्या कार्य करता है? तो थायरोक्सिन चयापचय की क्रिया का नियमन करता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन करना और उसमें से विविध तत्वों का सर्जन होता है। तो हमने ग्रहण किए हुए भोजन का पाचन करने का कार्य थायरोक्सिन का होता है। अगर शरीर में थायरोक्सिन का प्रमाण बढ़ जाता है तो व्यक्ति अति क्रियाशील हो जाता है और तनाव का अनुभव करता है। उसका वजन भी कम होता जाता है। जबकि थायरोक्सिन का प्रमाण अगर घट जाए तो व्यक्ति थकान महसूस करता है, आलसी हो जाता है और उसका शरीर स्थूल हो जाता है। यानी कि शरीर में थायरोक्सिन का प्रमाण उचित मात्रा में हो यह आवश्यक है, क्योंकि उसका बढ़ना भी नुकसानदेह है और घटना भी नुकसानदेह है। बच्चे के जन्म के प्रारंभिक वर्ष में ही अगर यह स्राव घट जाए तो बालक का कद नहीं बढ़ता है। इसे क्रेटिनिज्म यानी कि वामनीयता की अनिष्ट स्थिति कहते हैं, यानी कि बच्चे का कद बढ़ता नहीं है। तीसरी ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। हमारे शरीर में कहाँ स्थित है यह ग्रंथि? तो एड्रिनल ग्रंथि शरीर के नीचे के भाग में दोनों मूत्रपिंडों के थोड़ा ऊपर की तरफ स्थित है। शरीर के नीचे के भाग में दोनों मूत्रपिंडों के थोड़ा ऊपर यह ग्रंथि आई हुई है। एड्रिनल ग्रंथि के भी दो भाग है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। कौन से दो भाग? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। इस ग्रंथि में से कौन से स्राव उत्पन्न होते हैं और किन किन अंगों को प्रभावित करते हैं वे? तो इस ग्रंथि में से एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन नामक रसस्राव उत्पन्न होते हैं। ये रसस्राव क्या करते हैं? तो संकट के समय में शरीर की शक्ति में वृद्धि करते हैं। संकट के समय में शरीर को सामना करने के लिए ज्यादा शक्ति चाहिए,
तो ये शरीर की शक्ति में वृद्धि करता है। हमने आगे परिवर्ती चेतातंत्र में देखा था कि शरीर को जब शक्ति की जरूरत होती है तब अनुकंपी चेतातंत्र सक्रिय हो जाता है और हृदय की धड़कनों को तेज करता है, जिसकी वजह से शरीर में रक्त ज्यादा मात्रा में पहुंचता है और इस प्रकार शरीर की शक्ति में वृद्धि होती है। यह कार्य एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन द्वारा होता है। ये स्राव रक्त में शर्करा का प्रमाण बढ़ाता है और रक्त में शर्करा का प्रमाण बढ़ता है तब भी शरीर को ज्यादा शक्ति मिलती है। और इसी वजह से अगर इस ग्रंथि का रसस्राव घट जाए तो व्यक्ति थक जाता है, निरुत्साही और चिड़चिड़ा हो जाता है। यानी कि व्यक्ति की सक्रियता और सशक्तता के लिए एड्रिनल ग्रंथि का सक्रिय होना आवश्यक है। चौथा है स्वादुपिंड यानी कि पैनक्रियास। स्वादुपिंड जठर और छोटी आंत के बीच के मोड़ में स्थित है। यानी कि हमारी जो छोटी आंत है और जठर उनके बीच में एक मोड़ में यह स्थित है। स्वादुपिंड शरीर में इंसुलिन उत्पन्न करता है और इंसुलिन और ग्लूकागोन रक्त में शर्करा के प्रमाण को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ साथ स्वादुपिंड में से पाचन स्राव भी झरते हैं जो चयापचय की क्रिया में मदद रूप होते हैं। तो स्वादुपिंड में से उत्पन्न होने वाला इंसुलिन रक्त में शर्करा के प्रमाण को नियंत्रित करता है और इसीलिए अगर इंसुलिन का प्रमाण कम हो यानी कि कम इंसुलिन उत्पन्न होता है शरीर में तो शर्करा का प्रमाण बढ़ जाता है और इंसुलिन का प्रमाण ज्यादा होता है तो शर्करा का प्रमाण कम हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर में आवश्यकता अनुसार इंसुलिन उत्पन्न न हो तो मधुप्रमेह यानी कि डायबिटीज का रोग होता है और इसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। पांचवी और अंतिम ग्रंथि है जातीय ग्रंथि। पुरुष में शुक्रकोश और स्त्रियों में बीजाशय नामक लैंगिक ग्रंथियां स्थित है। ये ग्रंथियां मस्तिष्क ग्रंथि द्वारा सक्रिय होते ही इसमें जातीय स्राव झरते हैं। यानी कि ग्रंथियां जातीयता से जुड़ी हुई है किंतु फिर भी इसकी सक्रियता मस्तिष्क ग्रंथि पर निर्भर है। मस्तिष्क ग्रंथि द्वारा ही यह ग्रंथि सक्रिय होती है जिसकी वजह से इसमें से जातीय स्राव झरते हैं जिसके कारण प्रजनन संभव हो सकता है। इस ग्रंथि की गौण जातीय लक्षणों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक रसस्राव के कारण जातीय प्रेरणा उत्पन्न होती है। यानी कि पुरुष में अगर टेस्टोस्टेरोन का प्रमाण सही होता है तभी जातीय प्रेरणा उत्पन्न होती है। उसमें कमी आए तो जातीय प्रेरणा में भी कमी हो जाती है। उसी प्रकार स्त्रियों में एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन जैसे रसस्राव होते हैं जो ऋतुस्राव चक्र के नियमन में सहायक होते हैं। यानी कि स्त्रियों में जो मासिक की व्यवस्था होती है जिसको पीरियड्स कहते हैं वह एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन जैसे रसस्रावों के कारण होता है। अगर इसमें संतुलन न रहे तो फिर मासिक प्रक्रिया में भी संतुलन नहीं रहता, उसमें अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इन स्रावों के संतुलन से स्त्री या पुरुष के रूप में जातीय व्यवहार निश्चित होता है। यानी कि पुरुष या स्त्री के रूप में जातीय व्यवहार के लिए पुरुष और स्त्री में उत्पन्न होने वाले जो स्राव है वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पांचवी इस ग्रंथि के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथियों का मुद्दा पूर्ण होता है और यह चैप्टर भी यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इसमें जो रसस्राव है उसके बहुत ही कठिन नाम है और इसीलिए आपको आवश्यकता पड़े तो इस वीडियो को 2 बार देखें और समझने का प्रयास करें। नमस्कार, सबका मंगल हो।